हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल द लॉ हैक। आज इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं मिसचीफ रूल के बारे में। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का हमारा सीरीज चल रहा है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का सीरीज चल रहा है, जिसके पार्ट 1 में हमने देखा था लिटरल रूल और गोल्डन रूल। कौन सा? जनरल रूल्स के 2 रूल्स हमने समझ लिए थे। आज हम तीसरा और चौथा दोनों समझने वाले हैं, मिसचीफ रूल और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। तो तीसरा अपन समझते हैं मिसचीफ रूल। मिसचीफ रूल क्या होता है भैया? अब जैसे नाम यहाँ पर दिख रहा है मिसचीफ, मिसचीफ मतलब क्या होता है? मैलिशियस, यानी कि कुछ गड़बड़ है, कुछ खराब चीज है। तो मिसचीफ रूल क्या होता है, ये क्या बोलता है, ये समझते अपन। आपको समझ में आएगा, जब पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा कि भैया इसका नाम मिसचीफ क्यों रखा है। तो भैया ये क्या है? दिस रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर द वेल नोन हेडेन्स केस। एक हेडेन नाम का केस था, हेडेन केस था, उसमें इस रूल को स्टैब्लिश किया गया था। इसलिए इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? हेडेन्स रूल्स भी बोलते हैं, हेडेन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी इसको अपन बोलते हैं। क्या है भैया, क्या चीज होती क्या है? द मिसचीफ रूल शुड बी ओनली बी अप्लाइड वेयर द स्टैट्यूट इज एम्बिगियस। अब यहाँ पर पूरा स्टैट्यूट ही एम्बिगियस है। अभी तक तो अपन ने समझा था पार्ट 1 में कि लिटरल और गोल्डन रूल क्या होगा, कि जहां पर कुछ प्रोविजन, कुछ उसकी लैंग्वेज, कुछ वर्ड उनके गड़बड़ है, एम्बिगियस है, एम्बिगिटी है उसमें, तो लिटरल रूल में उसको अपन प्लेन मीनिंग दे देते हैं, गोल्डन रूल में उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। पर यहाँ क्या बात हो रही मिसचीफ रूल में, कि पूरा की पूरा स्टैट्यूट ही एम्बिगियस है। अगर पूरा की पूरा स्टैट्यूट यानी कि पूरा की पूरा एक्ट, पूरा की पूरा लॉ ही अगर क्या है, एम्बिगियस है, वो मैलिशियस है, वो कुछ गड़बड़ लॉ बना हुआ है, तो उसमें क्या होगा? मिसचीफ रूल अप्लाई होगा। ठीक है। कोर्ट रोल क्या होता है? यहाँ पर कोर्ट ही करती है भैया इंटरप्रिटेशन। तो कोर्ट रोल टू सप्रेस द मिसचीफ एंड एडवांस द रेमेडी। अब यहाँ पे क्या बात होती है? सप्रेस मतलब क्या? दबाना। क्या करना है? कोर्ट का रोल यहाँ पर क्या है कि मिसचीफ जो उसमें गड़बड़ है, उस एक्ट में जो गलती हो गई है, उसको आपको खत्म करना है, उसको दबाना है, और साथ में क्या करना है? रेमेडी भी प्रोवाइड करानी है। तो ये कोर्ट का यहाँ पर मिसचीफ रूल में काम रहेगा। जब भी मिसचीफ रूल अप्लाई होगा तो उसमें कोर्ट क्या करेगी? एक तो वहां पर जो भी गड़बड़ है, खामियां हैं, जो भी कमियां हैं उस एक्ट में, उसको हटाएगी और रेमेडी प्रोवाइड करवाएगी। फिर क्या आ जाता है? द ऑब्जेक्ट ऑफ द रूल इज टू रेक्टिफाई द मिसचीफ इन द स्टैट्यूट। अब यहाँ पे क्या काम है? पहला ये था लिटरल रूल में प्लेन मीनिंग देना, गोल्डन रूल में मॉडिफिकेशन करना, थर्ड मिसचीफ रूल में क्या है? रेक्टिफिकेशन करना। ठीक है, तो ऐसे लाइन से भी याद रखिए, लिटरल रूल प्लेन मीनिंग, गोल्डन रूल मॉडिफिकेशन, मिसचीफ रूल रेक्टिफिकेशन। तो यहाँ पर क्या करना है? मिसचीफ को रेक्टिफाई करना है। लेजिस्लेचर्स इंटेंट हैज टू बी केप्ट इन माइंड बाय द कोर्ट। लेजिस्लेचर का इंटेंट क्या है? जो एक्ट जिसमें गड़बड़ है, उस एक्ट को बनाने के पीछे का भी लेजिस्लेचर का क्या इंटेंशन रहा है, या उस एक्ट को अपन हटा रहे, रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो भी लेजिस्लेचर का जो इंटेंशन है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा इंटरप्रिटेशन करते टाइम। अब ये जो मिसचीफ रूल है, ये तो बेसिक इसकी बात हो गई कि मिसचीफ रूल क्या होता है, कब आया, किस उसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, कोर्ट का क्या काम रहेगा, मिसचीफ रूल का ऑब्जेक्ट क्या है, ये समझ लिया अपन ने। लेकिन मिसचीफ रूल अप्लाई कैसे होता है, तो भैया उसकी एप्लीकेशन कैसे होगी, ये समझते हैं। काम की बात ये है। तो देखो, ये लाइन से ही लिखना है, 1 2 3 4, ये ऊपर नीचे नहीं करना है। ठीक है, पहली बात ये। सबसे पहली स्टेप क्या होगी उसमें? कॉमन लॉज बिफोर मेकिंग एक्ट। एक एक्ट बनाने से पहले के कॉमन लॉज क्या थे जिसमें मिसचीफ था, ठीक है, या फिर जो एक्ट नया बना उसमें मिसचीफ है, तो वो ध्यान में रखना है। दूसरा प्रोसेस क्या है? दूसरा स्टेप क्या आ जाएगा? मिसचीफ एंड डिफेक्ट इन कॉमन लॉ। वो जो कॉमन लॉ था, नया एक्ट लाने से पहले जो कॉमन लॉ था, उसमें क्या मिसचीफ और डिफेक्ट था, वो पता लगाना है। तीसरा स्टेप क्या आ जाएगा? व्हाट रेमेडी प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट। जो नया एक्ट आ गया उसमें पार्लियामेंट ने क्या रेमेडी दी और लेजिस्लेचर का इंटेंट क्या था, वो ध्यान में रखना है। और चौथा लास्ट क्या आ जाता है? रियल रीजन ऑफ द रेमेडी। रियल रीजन क्या था, रेमेडी देने के पीछे का कारण क्या था। देखो, सबसे पहले तो सिंपल सी बात है, पुराना लॉ क्या था। ठीक है, पुराने लॉ में मिसचीफ और डिफेक्ट क्या था, उस डिफेक्ट को किस रेमेडी के थ्रू पार्लियामेंट ने हटा दिया, और पार्लियामेंट ने रेमेडी देने का रीजन क्या दिया। बस ये मिसचीफ रूल खत्म हो गया। यहाँ पे ये 4 स्टेप है, मिसचीफ रूल ऐसे अप्लाई होता है। तो मिसचीफ रूल यहाँ तक समझ आ गया, ये 5 पॉइंट हो गए, ये एप्लीकेशन समझ। इसमें बस ये ध्यान रखना है आपको कि 1 2 3 4 ये स्टेप्स ऊपर नीचे नहीं करनी। ठीक है, तो मिसचीफ रूल पक्के से समझ में आ जाएगा कि मिसचीफ रूल क्या है। अब अपन देखते हैं फोर्थ वाला, कौन सा? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अब भैया नाम से समझ में आ रहा है, हार्मोनियस मतलब क्या? हार्मनी मतलब क्या होता है? शांति। शांति मतलब कैसे? अब यहाँ शांति का क्या काम आ गया? शांति का काम यहाँ ऐसे आ गया कि इंटरप्रिटेशन मतलब क्या है?
यहाँ पर इंटरप्रिटेशन नहीं, कंस्ट्रक्शन लिखा है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हमने क्या देखा था कि जब भी हम स्टैट्यूट को अप्लाई करेंगे या प्रोविजन को अप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, उसका कंक्लूजन क्या निकलता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन। अब ये रूल कैसे काम करता है, तो भैया जब भी दो प्रोविजंस के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है या कॉन्फ्लिक्ट में है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं आपस में, तो उसमें क्या हो जाएगा, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यूज करेगी कौन, कोर्ट। अब ऐसे दो प्रोविजन की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पर दो प्रोविजन भी हो सकते हैं और दो स्टैट्यूट्स भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्टैट्यूट में कुछ और बताया और किसी स्टैट्यूट में कुछ और बताया, तो वहां पे क्या हो जाएगा, दोनों स्टैट्यूट आपस में लड़ाई कर लेंगे। तो ऐसे टाइम पे क्या करता है कोर्ट, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यूज करता है कि जब इन दोनों प्रोविजन को हम अप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, या दोनों स्टैट्यूट को जब हम अप्लाई करेंगे, इनेक्ट करेंगे, इनेक्ट तो हो चुके होंगे, पर अगर एक्चुअल सर्कमस्टेंसेस में एक्चुअल अपन उसको अप्लाई कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट निकल रहा है, क्या कंस्ट्रक्शन बन रहा है उसका, तो उसके बेसिस पे क्या चलता है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन चलता है। अब कोर्ट यहाँ पे क्या करता है, अगर अप्लाई करने पर दोनों में कुछ गड़बड़ आ रही है तो क्या करेगा कोर्ट, वहां पर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यूज करेगा और दोनों प्रोविजंस को या दोनों स्टैट्यूट को, दोनों एक्ट को इस तरह से अप्लाई करेगा, इस तरह से उनको इफेक्ट में लेके आएगा कि दोनों की लड़ाई बंद हो जाए। ठीक है, दोनों में से या तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके और दोनों का एक बीच का कोई सा रास्ता निकाल के दोनों में मध्यस्थता करा दी भैया, अब लड़ाई खत्म, और इस तरह से उनको अप्लाई कर दिया जाएगा या उनको इफेक्ट में लेके आया जाएगा। तो ये क्या बोलता है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं अपन फटाफट से कि क्या है। इफ प्रोविजंस ऑफ टू डिफरेंट स्टैट्यूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू डिफरेंट स्टैट्यूट यानी कि दो अलग अलग लॉज की अगर आपस में लड़ाई चल रही है, और टू प्रोविजंस ऑफ अ सेम स्टैट्यूट, अगर मान लो सेम स्टैट्यूट की बात हो रही है और डिफरेंट स्टैट्यूट के क्या हो रहा है, अपियर टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि क्या है वो, लड़ाई झगड़े में है भैया, कॉन्ट्राडिक्शन में है, दोनों प्रोविजंस आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है विद ईच अदर, देन दे मस्ट बी रीड हार्मोनाइजली, यानी कि क्या किया जाएगा उनको पूरा, एक तो उनको पूरा रीड किया जाएगा, होल, रीड एज अ होल, यानी कि उनको पूरा पढ़ा जाएगा। ऐसा नहीं कि पता चले किसी प्रोविजन में अपन ने देखा था, इंटरप्रिटेशन में ही हमने पढ़ा हुआ है कि नॉटविथस्टैंडिंग से स्टार्ट होता है एक क्लॉज, ठीक है, तो वो क्या बोलता है कि इसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेगा या उसका इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, तो ये क्या बताता है, ये कॉन्ट्रडिक्शन से बचाने के लिए ही ये वाला नीचे प्रोवाइजो में ऐड किया जाता है। तो उनको पहली बात तो पूरा होल रीड किया जाएगा, पूरा पढ़ा जाएगा उनको। यहाँ पर क्या है, रीड हार्मोनियसली, मतलब उनको क्या करना है, ढंग से पढ़ना है, शांति से पढ़ना है, उनको इस तरह से नहीं पढ़ना है कि दोनों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, टुगेदर, एंड इट इज कोर्ट्स टास्क टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन। अब उनको क्या करना है, कोर्ट क्या करेगी, यहाँ पर कोर्ट का रोल है कि उनको क्या करे, इफेक्ट दे टू द प्रोविजन ऑफ बोथ द स्टैट्यूट, यानी कि दोनों जो यहाँ पर दो स्टैट्यूट झगड़ा कर रहे थे उन दोनों स्टैट्यूट को क्या कर रहा है, इफेक्ट में लाना है, और या फिर बोथ प्रोविजन ऑफ द सेम स्टैट्यूट, यानी कि दोनों प्रोविजन जो एक स्टैट्यूट के लड़ाई झगड़े में थे उनको भी यहाँ पर लेकर के आना है। अब इस चीज से आपको एक एग्जाम्पल ध्यान में आ रहा हुआ यूसीसी का, है ना, यहाँ पर यूसीसी कैसे रिलेट कर रहा है उसको आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट अपन पॉइंट देखते हैं, अ प्रोविजन शुड बी गिवन अ मीनिंग एंड एन एप्लीकेशन व्हिच डज नॉट लीड टू कॉन्फ्लिक्ट विद अदर प्रोविजन। अब ये जो प्रोविजन है, ये जो लड़ाई झगड़े में प्रोविजन है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो प्रोविजन कर रहा है उसको कैसा इफेक्ट में लाएंगे हम, उसको कैसा मीनिंग दिया जाएगा, कैसा मीनिंग देंगे उसको कि उसका जो एप्लीकेशन है वो किसी भी लड़ाई झगड़े में ना हो, वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में लीड ना, वो ऐसा एप्लीकेशन देंगे कि वो किसी कॉन्फ्लिक्ट को उजागर ना कर दे, किसी कॉन्फ्लिक्ट के तक हमको लाके ना खड़ा कर दे, तो उनको ऐसा मीनिंग और एप्लीकेशन हम लोग देंगे या कोर्ट देगी। फिर आता है कंफर्म्स विद द जनरल स्कीम्स एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऐसा कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं कर देना हमको हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यूज करते टाइम कि वो, अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कुछ प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन के दो आर्टिकल्स ऐसे हैं जो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहे हैं, तो उसको क्या करना है, ऐसा हम लोग उसको अगर ऐसा इफेक्ट देंगे, कोर्ट उसको ऐसा इफेक्ट देगी कि वो ये भी ध्यान में रखे कि जो जनरल स्कीम है, जो एक आइडिया है बिहाइंड कॉन्स्टिट्यूशन, उसका भी वो ध्यान में रखे और वो बेसिक स्ट्रक्चर का भी ध्यान में रखे। ऐसा नहीं कि हार्मनी करते टाइम हमने यही भूल गए कि वो भैया जो हमने जिस तरह से उसको अप्लाई करा, दोनों प्रोविजन के बीच में तो हार्मनी हो गई लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में जा रहा है, तो वो भी ध्यान में रखना है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में ना जाए। लास्ट पॉइंट आता है इसका, शुड बी इंटरप्रिटेड सच दैट इफेक्ट कैन बी गिवन टू बोथ द प्रोविजन और स्टैट्यूट। उनको इस तरह से इंटरप्रेट करना है कि दोनों ही स्टैट्यूट को हमको क्या करना है, इफेक्ट में लेकर के आना है। ऐसा नहीं करना है कि दोनों में लड़ाई चल रहा है इसको हटा दो,
है ना, ये वाले को हटा दो साइड में, ये वाले को ही हम लोग रखेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। दोनों दो प्रोविजंस के बीच में मारापीटी हो गई, अब उनको ऐसा नहीं करना है कि भैया एक वाले को ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा कमजोर वाला प्रोविजन दिख रहा है तो इसको हटा दिया जाएगा, दूसरे वाले को रखेंगे वो अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं। क्या करना है, इंटरप्रिटेशन हमको कैसे करना है कि दोनों ही प्रोविजंस को हमको साथ लेके चल रहा है और दोनों ही प्रोविजंस को क्या करना है, इफेक्ट में लेकर के आना है। अब अपन देखते हैं कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अप्लाई कैसे होता है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करने के 4 स्टेप्स क्या है, अपन ने मिसचीफ में भी देखे थे कि क्या क्या स्टेप्स हैं, यहाँ पर भी 4 स्टेप्स हैं। क्या क्या भैया, तो पहला है प्रोविजन इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर मस्ट बी रीड एज अ होल। यानी कि क्या भैया, जो भी प्रोविजन आपस में कॉन्फ्लिक्ट में है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, उसको क्या करना है, पूरा रीड करना है, उसमें कुछ छोड़ना नहीं है। हो सकता है ऐसा कोई वर्ड उसमें हो या ऐसा कुछ उसमें निकल के आ जाए मीनिंग कि भैया ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है ही नहीं। अगर मान लो आपने छोड़ दिया, पूरा रीड नहीं करा, तो बाद में पता चला कि अगर पूरा रीड करते तो ये तो था ही नहीं कॉन्फ्लिक्ट में। तो क्या करना है भैया, सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो भी प्रोविजन आपस में कॉन्फ्लिक्ट में है उनको पूरा पढ़ना है, ठीक है। पूरा पढ़ने से यहाँ पर मतलब है कि पूरा पूरा रीड करके उसका मीनिंग निकालना है कि भैया कहीं से कुछ ऐसा छूटना नहीं चाहिए कि जहां पर ये पता लग सके कि भैया कॉन्फ्लिक्ट में है ही। तो पूरा रीड करो, पता लगाओ कि हाँ सच में कॉन्फ्लिक्ट में है। दूसरा स्टेप क्या जाता है, ट्राई टू गिव फुल इफेक्ट टू बोथ द प्रोविजन। यहाँ पर क्या करेगी कोर्ट, जब भी हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन लगाएगी तो ये ट्राई करेगी कि वो दोनों ही प्रोविजन को पूरा इफेक्ट दे सके, फुल इफेक्ट दे सके, दोनों के बीच में हार्मनी बना के दोनों को पूरा इफेक्ट दिया जाना चाहिए। तीसरा क्या आ जाता है यहाँ पर, कोर्ट हैज टू चूज वाइडर एंड नैरोअर स्कोप ऑफ बोथ द प्रोविजन। वाइडर और नैरोअर स्कोप, यहाँ पर वाइडर और नैरोअर स्कोप से क्या मतलब है कि उस प्रोविजन के एम्बिट में क्या क्या चीजें आ रही है वो सारा क्या हो जाएगा, वाइडर हो जाएगा। बहुत सारी चीजें आ गई उसमें तो वो वाइडर स्कोप है, बहुत सारी चीजें कवर कर रहा है। लेकिन नैरोअर स्कोप क्या, कम से कम इतना तो आना ही चाहिए। वाइडर मतलब ज्यादा से ज्यादा बहुत सारी चीजें उसके अंदर फॉल हो रही है या बहुत सारी चीजें को प्रोविजन कवर कर रहा है। नैरोअर स्कोप मतलब क्या कि कम से कम इतनी चीजों को तो ये कवर करेगा ही करेगा। तो वो दोनों चीजों को क्या करना है, कोर्ट को चूज करना पड़ेगा। फिर लास्ट क्या आ जाता है, नैरोअर स्कोप शुड बी सब्ट्रैक्टेड एंड सी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले क्या करना है, अब कम से कम ये चीज है तो उस चीज को हटा दो भैया, कम से कम रिक्वायरमेंट को हटा दो आप, ज्यादा से ज्यादा वाली चीज को रख लो, कम कम वाली चीज को क्या करोगे, कोर्ट क्या करेगी, सब्ट्रैक्ट कर देगी और फिर उसका कॉन्सिक्वेंस दिखेगी कि हमने अगर ये कम से कम वाली चीज को हमने हटा दिया कि भैया ये कम चीज है, ये नैरोअर स्कोप है। किसी प्रोविजन में मान लो ऐसा कुछ हो रहा है कि वाइडर स्कोप में तो अच्छा काम कर रहा है लेकिन नैरोअर स्कोप में वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है किसी और चीज से, तो उसको क्या करेंगे, उसका नैरोअर स्कोप को हटा दिया जाएगा और फिर क्या किया जाएगा, उसका कॉन्सिक्वेंस देखा जाएगा कि इसको हटाने से क्या फर्क पड़ रहा है। अगर जो कॉन्सिक्वेंस है, जो भी, इफ सच कॉन्सिक्वेंस आर रीजनेबल टू हार्मोनाइज बोथ, अगर मान लो वो जो कॉन्सिक्वेंस हुआ है उसको हटाने से वो एक रीजनेबल है, रीजनेबल कॉन्सिक्वेंस है कि चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये कॉन्सिक्वेंस आ भी रहा है लेकिन वो दोनों लॉ के बीच में हार्मनी बना रहा है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हटा दो एंड नो फर्दर एनालिसिस इज रिक्वायर्ड। एक बार आपने उसको कर दिया, कॉन्सिक्वेंस अगर रीजनेबल निकल के आ रहा है, दोनों प्रोविजंस के बीच में हार्मनी वो बना रहा है, तो फिर उसके बाद कुछ भी फर्दर एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन सिर्फ यही 4 चीजों को ध्यान में रखते हुए बोलता है कि एक तो सबसे पहला क्या, रीड एज अ होल, दूसरा फुल इफेक्ट देना है, तीसरा वाइडर और नैरोअर स्कोप को चूज करना है और नैरोअर स्कोप को थोड़ा और घटा के उसका कॉन्सिक्वेंस देखना है, कॉन्सिक्वेंस अगर रीजनेबल है तो हार्मनी हो जाएगी दोनों प्रोविजंस के बीच में और आगे फर्दर कुछ भी एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा क्या हो गया, 4 स्टेप्स हो गई हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की। इन्हीं 4 स्टेप्स से डील करता है कौन, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आपको हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन भी पूरा समझ में आया होगा, मिस्चीफ रूल भी पूरा समझ में आया होगा। इसका पार्ट 1 भी है, पहले दोनों रूल लिटरल और गोल्डन उसी वाले वीडियो में समझाया हुआ है। ये वाला वीडियो भी देखिए, वो वाला वीडियो भी देखिए, आपको जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस के लिए लॉ हैक के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत।